हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद योगेश एंड केशव। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2021 के करंट अफेयर्स। देखिए एसबीआई 2021 क्लरिकल के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आने वाला जो आपका मेंस होगा उसके लिए ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए जिस तरह मैं हर बार आपसे जीएस बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो इस बार ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से हमने उठाया है। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड cause which of the following in India, that is winter rain in the northwestern India, winter rains in Chennai, dust storm in the Thar desert, inclement conditions in the Indian Himalayas। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तब तक आप इसका आंसर ज़रूर सर्च कीजिए या पता कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, वन सेकेंड। The first question है, recently a new generation nuclear capable ballistic missile has successfully test fired by the DRDO from APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha, Balasore। What is the name of the missile? उस मिसाइल का नाम क्या है ये आपने बताना है। तो ऑप्शंस आर अग्नि S, अग्नि P, अग्नि E या अग्नि K। द राइट आंसर इज अग्नि P। देखिए 1983 में एक प्रोग्राम था डीआरडीओ का, एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारे देश के मिसाइल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए था। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमारे देश की मिसाइल डेवलपमेंट को या मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए था। ये एपीजे अब्दुल कलाम का एक इनिशिएटिव था। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2012 में कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें कई सारी जो हमने मिसाइल्स बनाई हैं, जिसको आप एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पटना भी कह सकते हो। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग एंड ए से आकाश। ये मिसाइल्स जो हैं ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बनाई गई हैं टिल 2012। इनके नाम आप करंट अफेयर्स में बार बार सुनते रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अग्नि P के बारे में। देखिए अग्नि P प्रोग्राम जो है, ये P का मतलब ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि P एक्चुअल में है क्या। जो P इज स्टैंड्स फॉर प्राइम। देखिए अग्नि क्लास जो है हमारी, इसकी कई सारे वेरिएंट है अग्नि क्लास के। जैसे आप देख सकते हैं अग्नि 1 है, अग्नि 2, 3, 4 और 5 है। इनकी रेंजेस आपके सामने हैं। अग्नि 1 700 to 800 किलोमीटर, अग्नि जो 2 है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 3500 किलोमीटर एंड अग्नि 5 जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, जिसका टारगेट जो है वो 5000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। तो ये एक तरीके की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए हमारे, अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करूं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है हमारी क्रूज़ मिसाइल। जो क्रूज़ मिसाइल होती है वो हमारे सरफेस या हमारी सतह जो ग्राउंड सरफेस है उसके बिल्कुल पैरेलल चलती है, जैसे कि हमारी क्रूज़ मिसाइल, जैसे मैं बोलूँगा ब्रह्मोस और निर्भया, ये दो मेन हमारी क्या हैं, क्रूज़ मिसाइल है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो चाइना बॉर्डर पे इंडिया ने अभी चाइना के खिलाफ जो मूवमेंट हो रही है एलएसी पे, ये उसके लिए वहाँ पे ब्रह्मोस और निर्भया दोनों सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है स्टैंड किए हैं। इसके बाद इसका जैसे ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है एंड जो आपके निर्भया है ये सबसोनिक है। ठीक है। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, वो इस तरीके से नहीं चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। ये पहले हाइट पे जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा बाहर जाके फिर दोबारा री एंटर करती है। बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ बनाती है इस तरीके का। और इंटर कंटिनेंट मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। तो अग्नि P जो है, अग्नि प्राइम, ये इसी अग्नि क्लास का एक वेरिएंट है और इसकी रेंज जो है ये 1000 to 2000 किलोमीटर है। और ये इसे किसके अंडर बनाया गया है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ही बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ के वेणुगोपाल Attorney General for 1 more year, in which article of Constitution provides for the office of
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे रिसेंटली अटॉर्नी जनरल है तो उनका 1 साल टेन्योर और बढ़ा दिया है, के वेणुगोपाल। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। सो ये कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अटॉर्नी जनरल का ऑफिस? सो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 76 एंड 78। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 76। देखिए अटॉर्नी जनरल जो है ये एक तरीके का ऑफिस है। चलिए डिस्कस करते हैं हम इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए हमारे 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें से प्रेसिडेंट जो है वो सबसे टॉप पर होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, देन पीएम, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन अटॉर्नी जनरल। ये हमारे 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। बट एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, इसका ऑफिस जो होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इनको कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी रख सकते हैं, इनका कोई टेन्योर नहीं होता। एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने इनके कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अनदर पॉइंट इसमें ये आ सकते हैं कि ये एक तरीके से किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में, किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, कोई इनको मना नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ये बैठ सकते हैं, कोई इनको मना नहीं कर सकता। बट एक चीज़ है, ये वोट नहीं कर सकते हैं। ही कैन सिट इन द पार्लियामेंट, ही कैन गिव एडवाइस टू द पार्लियामेंट, बट ही कांट वोट इन द पार्लियामेंट बिकॉज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। ही इज़ द लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। लीगल एडवाइज़र का मतलब होता है गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होंगे उनमें ये गवर्नमेंट को एक तरीके से एडवाइस करेगा। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ही इज़ नॉट ए सर्वेंट टू द गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये अपनी प्राइवेट प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्राइवेट केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। इनके अंडर एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक ऑफिस होता है, इसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है आपके अटॉर्नी जनरल का, ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जिस तरीके से आपका सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होते हैं किसी स्टेट में। तो एडवोकेट जनरल जो हैं किसी स्टेट के, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 के अंडर एडवोकेट जनरल आते हैं स्टेट्स के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाइना हैज़ पुट इनटू ऑपरेशन द बेहितन डैम, वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम। हाइड्रो पावर से आप समझ गए होंगे कि ये पानी के या रिवर के ऊपर बना होगा। सो विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम? तो रिसेंटली अभी चाइना ने बेहितन डैम बनाया है जो कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम होगा। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो दुनिया का सबसे नंबर 1 है वो कौन सा है? सो ऑप्शंस आर 3 जॉर्जेस डैम, हीराकुड डैम, टिहरी डैम या भाखड़ा डैम। द आंसर इज 3 जॉर्जेस डैम। ये 3 जॉर्जेस डैम भी आपका चाइना में है, जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? यांगजी रिवर के ऊपर है ये, और ये 2003 में बनाया गया था। सो बेहितन डैम जो है ये अभी रिसेंटली हुआ। ये कौन सी रिवर पे है? ये है जिनशा रिवर के ऊपर, और जिनशा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? यांगजे रिवर की ही ये एक तरीके से क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जो डैम है वो कौन सा है। सो आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम है, जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और हीराकुड डैम जो है ये महानदी इंडिया का लॉन्गेस्ट है, एंड भाखड़ा डैम जो कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का। सो ये तीनों क्वेश्चंस आपने ध्यान में रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्नडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट? देखिए ये अभी न्यूज़ में था। ये एक तरीके से आप सोचेंगे ये करंट अफेयर क्यों है, ये न्यूज़ में चल रहा है अभी। हमारा जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, जो कि इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो है, इसने फाइंड आउट किया कि बर्नडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ टाइगर पॉपुलेशन को इन्होंने फाइंड आउट किया है। तो ये कौन सी स्टेट में है? सो ऑप्शंस आर मेघालय, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। द राइट आंसर इज असम। सो इससे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं? जैसे कि असम में है मानस नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। एंड नेक्स्ट है हमारा डिब्रू सैखोवा
नेशनल पार्क। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बहुत कम पूछेगा, बट उस करंट के साथ कौन कौन से लिंक क्वेश्चंस बनते हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी और आने वाली वीडियोस में भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सी ब्रीज। सो ये एक्सरसाइज जो है ये ब्लैक सी पे हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये हो रही है। तो ऑप्शन है यूके एंड यूएस, यूएस एंड फ्रांस, टर्की एंड यूएस, या यूएस एंड यूक्रेन। द राइट आंसर इज यूएस एंड यूक्रेन के बीच में हो रही है, मतलब नाटो कंट्रीज़ के बीच में ये एक तरीके की क्या हो रही है, नेवल एक्सरसाइज हो रही है। देखिए अभी ब्रिटेन जो है उसकी एक शिप जो है वो रशिया बॉर्डर से गुजरी थी और रशिया ने उस पर फायर भी किया था। तो उसी के चलते ये एक तरीके की एक्सरसाइज भी हो रही है रिसेंटली ब्लैक सी के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्री लगती है। तो फर्स्ट इज रशिया, टर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया एंड लास्ट इज योर जॉर्जिया। दीज आर सम स्टेट्स जो कि कंट्रीज जो हैं ब्लैक सी के साथ लगती हैं। तो चलिए बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। सो आपके ऑप्शंस हैं 28 जून, 29 जून, 30 जून या 22 जून। तो राइट आंसर है 29 जून। देखिए ये बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये एक तरीके फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी हैं और इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड भी किया था। और ही ऑल्सो शेप्ड द प्लानिंग कमीशन जिसको अब नीति आयोग कहा जाता है, जो कि 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का नया नाम है। सो नीति आयोग एक तरीके से आपने याद रखना है, इट इज़ ए नॉन स्टैचुरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहले ये प्लानिंग कमीशन जो है ये हमारे लिए क्या बनाते थे, 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। ये 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने रशिया से लिया था। ये 5 ईयर प्लान कंसेप्ट अब 2015 के बाद कैंसिल कर दिया, 2017 के बाद, मतलब जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था उसको 2012 से वो 2017 था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब कैंसिल नहीं किया कि ये प्लान जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद 2017 के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म करके 15 ईयर प्लान्स बनाए गए हैं, ताकि लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरह हम क्या कर सकें, अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क 2021 ये बाकू अज़रबैजान में हो रही है। तो अज़रबैजान तो इसमें इन्वॉल्व है, बट अज़रबैजान और किसके बीच में हो रही है। तो ऑप्शंस आर टर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान। सो द राइट आंसर इज़ टर्की और अज़रबैजान के बीच में ये एक मिलिट्री ड्रिल हो रही है। ये प्लीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ की आपस में जो मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं इनको प्लीज़ पढ़िएगा। ये पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस के तौर पे ज़रूर आता है। वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ये हो कहाँ रही है, ये पूछ सकता है, या ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश हैज़ स्टार्टेड ए सॉल्ट प्रोग्राम, इट इज़ रिलेटेड टू। तो ये जो सॉल्ट प्रोग्राम है ये किससे रिलेट करता है। द फर्स्ट इज ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गर्ल्स स्कॉलरशिप या एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर इज ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पहले इसकी फुल फॉर्म हम लिखेंगे, इट इज़ सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पता लग जाए तो ये आसानी से आप बता सकते हैं ये किससे रिलेटेड है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट से हैं। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, जिसने इसको $250 मिलियन दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन दिए हैं। सो ये प्रोजेक्ट जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड रखता है, और जो लर्निंग है उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में बढ़ाने के लिए है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि साल्ट प्रोग्राम जो है वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है। सो गवर्नर जो हैं आंध्र प्रदेश के वो हैं बिस्वा भूषण हरिचंद्र। एंड आपने याद रखना है कि आंध्र प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। द वन इज़ कुरनूल, अमरावती एंड विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम। तो ये है हमारी एक ओनली स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन June 28, 2021 आफ्टर ही लॉस्ट ए कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट। सो वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ने अभी रिज़ाइन दिया है आफ्टर ही लॉस्ट ए कॉन्फिडेंस वोट, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके फेवर में आया है। तो इसलिए वो कौन से देश के हैं? तो फर्स्ट इज़ डेनमार्क, सेकेंड इज़ नॉर्वे, स्वीडन और पोलैंड। तो राइट आंसर इज स्वीडन। तो स्वीडन के जो पीएम हैं, अब देखिए ये न्यूज़ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वीडन के कौन से पीएम हैं जिनको ने रिज़ाइन दिया है। तो स्टीफन लोफेन जो हैं वो स्वीडन के जो पीएम थे जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। स्वीडन की कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम है। और स्वीडन की जो करेंसी है, इसकी करेंसी पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है स्वीडिश करोना। ठीक है, कोरोना जो बीमारी है उससे आप याद रख सकते हैं, कोरोना जो है ये इसकी करेंसी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीबीआई के नए स्पेशल डायरेक्टर कौन है? मनोज सिन्हा, आर के माथुर, प्रवीण सिन्हा या सुबोध कुमार जायसवाल। सो राइट आंसर है प्रवीण सिन्हा जो हैं वो स्पेशल डायरेक्टर चुने गए हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। देखिए स्पेशल डायरेक्टर जो होते हैं ये सेकंड इन कमांड होते हैं, जो टॉप के डायरेक्टर होते हैं। तो टॉप के डायरेक्टर कौन है सीबीआई के? सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये एक जगह सेकंड इन कमांड होंगे। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये 1 अप्रैल 1963 को बनी थी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ये इसलिए आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑन विच डेट? तो आंसर आपके ऑप्शंस हैं 28 जून, 29 जून, 30 जून या 27 जून। सो राइट आंसर है 29 जून। देखिए ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो हमारे जो ट्रॉपिक पे या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो रहती हैं वहाँ पे जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप सभी को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी? जहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे सबसे, तो हमारे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उस बायोडाइवर्सिटी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी हमारे ट्रॉपिक्स में है और उनको संभालने में ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की जो यूनिक चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ जो नेशंस के सामने है, उनको हाईलाइट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के थ्रू यूएन। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है is world biggest mobile event of 2021. It is hosted by which city? That is Madrid, लंदन, बार्सिलोना या मैनचेस्टर। सो राइट आंसर है इसका बार्सिलोना। तो याद रखना कि 2006 से बार्सिलोना ही इसको होस्ट कर रहा है। 2021 में ये पहले होना था बट ड्यूरिंग द कोविड-19 इसको पोस्टपोन किया गया। तो ये अभी किया जा रहा है कहाँ पे? बार्सिलोना में। तो एग्जामिनर के ऑप्शंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज ये स्टार्टिंग 2006 से ही बार्सिलोना में हो रहा है। और बार्सिलोना कौन सी कंट्री में है? दैट इज़ इन स्पेन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असामीज बर्मीज ग्रेप्स एक्सपोर्टेड इन टू दुबई इन असामी लैंग्वेज बर्मीज ग्रेप्स इज नोन एज। सो असामीज बर्मीज, तो ये बर्मा जिसको बोलते हैं हम म्यांमार। तो म्यांमार के ये जो ग्रेप्स हैं जो असम में उगाए जाते हैं ये एक्सपोर्ट किए गए हैं दुबई को। तो असामी लैंग्वेज में बर्मीज ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? लिटिकू, सिटेकू, एटेकू या पटेकू। सो द राइट आंसर इज लिटिकू। देखिए जो असामी ग्रेप्स हैं ये लिटिकू, जिसको ये बर्मीज ग्रेप्स जो है जिसको असामी लैंग्वेज में लिटिकू बोलते हैं, ये किस में है? ये रिच इन आयरन है एंड विटामिन सी। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी एंड आयरन होता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली पिछली क्लास में भी देखा होगा कि दुबई को हमने ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट किया है। किसको? दुबई को ड्रैगन फ्रूट हमने एक्सपोर्ट किया फ्रॉम द सिंगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी ये फिर से है कि बर्मीज ग्रेप्स जो हैं, ये असामीज बर्मीज ग्रेप्स जो हैं ये एक्सपोर्ट किए गए हैं दुबई को। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है असम में जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? दैट इज़ दारंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो अब आए हैं हमारे शुरू में जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो क्या करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है इंडिया में? तो राइट आंसर है इसका विंटर रेन इन चेन्नई। देखिए अगर आपने मानसून पढ़ा है
तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो समर के टाइम पे इस तरफ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ये साउथ वेस्ट मानसून जो आता है समर में, और विंटर में जो मानसून आता है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जिन्हें हम ईस्टलीज भी बोलते हैं, ये ट्रेड विंड्स जो हैं अपने साथ देखो ये ऑफशोर विंड्स होती हैं, तो लैंड से आ रही होती है तो इसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता, बट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से जब ये मॉइस्चर लेती हैं तो हमारा ये वाला जो एरिया है, इस वाले कोस्ट को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। सो कोरोमंडल कोस्ट में ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा बारिश करता है। तो यहीं पे है हमारा चेन्नई। तो चेन्नई में साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे इतनी बारिश नहीं होती, बट विंटर्स के टाइम पे पूरे इंडिया में सूखा होता है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। बट ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, जो कि एक तरीके का नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं या विंटर मानसून भी बोलते हैं, वो इस कोस्ट पे या फिर चेन्नई में आपके सबसे ज़्यादा बारिश करता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, विंटर रेन्स इन चेन्नई। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी तरीके से आप इन वीडियोस के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच ही रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे कल ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।